हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन गोस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन संख्याओं को हमें किस में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो चलिए हम कर लेते हैं इनका गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड क्या बनेगा इसका? 140 का। देखिए लास्ट में 0 है, तो डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जिस भी संख्या के लास्ट में उनका यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसे ये संख्या जो है हमारी 2 से विभाजित होगी, तो 2 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा? 70 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंचे 10। ठीक है, ये तो 35 है। 35 है तो फिर ये किस संख्या से कैंसिल होगी? तो इसको हम, इसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 जो है हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका अभाज्य गुणनखंड? क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो क्या है ये? 2 के पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 156। ठीक है, 156। अब इसको हमें डिवाइड करना है। देखिए गुणनखंड करना है इसका, तो 156 क्या करेंगे? लास्ट में 6 है, 2 से जाएगा ये, तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बच गया ना, यहाँ पे 16 हुआ, तो 2 अट्ठे 16। अभी 8 है लास्ट में, फिर 2 से कैंसिल होगा, तो 2 3 6, 1 बच गया, 18 हुआ, 2 9 18। 3 से कैंसिल करते हैं, यूनिट डिजिट पे 9 है। ठीक है, और 9 3 कितना होता है? 9 3 हमारा 12 हुआ। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 3 से ले जाएंगे तो 13। ठीक है, 13 3 कितना होता है? 39। अब ये 13 से 1 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बना इसका अभाज्य गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 2 के पावर में 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा क्या है? 38 25। ठीक है, 38 25 है, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 8 2 5। ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या है इसका? 5 है। देखिए 5 है तो या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल पहले चेक करते हैं हम। अगर इन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 5 2 कितना हुआ? 7 हो गया। ठीक है, 7 3 10, 10 8 18। 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, इसका नंबर, ये पूरा जो नंबर है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से हम करते हैं, 3 एक का नम 3 हो गया, 3 दूना 6। ठीक है, 2 बचा, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 15 हुआ, 3 बचे 15। अब फिर से देखिए किससे डिवाइड होगा? 3 से या 5 से, तो 2 1 3। ठीक है, 3 और 7 10, 5 15। तो इसका मतलब ये अभी 3 से जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचा और 3 बचे 15। 425, 4 2 7 5 12, ये भी 3 से जाएगा हमारा। ठीक है, जाएगा ना? 5 2 7 नहीं जाएगा, 4 2 6, 6 5 11। तो 11 तो टेबल में नहीं आता 3 के। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से हम चेक करते हैं। 5 से चेक करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 2 बचा 25, 5 पंजे 25 हो गया। फिर 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 का नम 5 और 5 सत्ते 35 और 7 से 17 से कैंसिल कर देंगे 1 टाइम्स में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 इंटू 17, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 5005। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? इसका हमें करना है गुणनखंड। तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे पहले। यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है, बट 5 और 5 का
सम कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम किस में चेक करेंगे, 5 से ही हम 5 से चेक करते हैं, 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। अब किससे जाएगा, देखिए 1 0 0 1, किससे चेक करना है, देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। तो 1 किसके टेबल में आता है लास्ट में, देखिए 3 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, है ना। 3 7 जा कितना होता है 21, और 7 3 जा कितना होता है 21 ना। 9 के भी टेबल में आ सकता है, तो 3 से तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि इनका सम 2 आ रहा है, ठीक है। 7 से हम चेक करते हैं, 7 से जब चेक करेंगे तो 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचा, ये हमारा कितना बना 30, ठीक है। तो 7 4 जा 7 चौके 28, फिर 2 बचा 21 हुआ, तो 7 3 21 हो गया, ठीक है। 143 मिल गया हमें। अब 143 किससे कैंसिल होगा, देखिए 143 5 हो गया, 7 हो गया, यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो किससे चेक करें हम, ठीक है 3, 11 से करते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 3 बचा 33 हुआ, और 11 3 जा 33, और ये 13 से 13 चला गया, ठीक है। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या बना, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या है, 7429, ठीक है, 74 2 29। तो इसका हम कैसे करेंगे, इसका भी भाज्य गुणनखंड करते हैं। 74,429, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, ये यूनिट डिजिट क्या है इसका 9 है ना, तो 9 किसके टेबल में आता है 3 में आएगा, ठीक है। 3 3 जा कितना होता है 9, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इन सारे नंबर का हम सम करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, तो कितना हो गया 7 4 11, 11 2 13, ठीक है, और 13 9 कितना हो गया 23, 13 और ठीक है, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 कितना हो गया 22 हो गया। 22 तो नहीं आता 3 के टेबल में, ठीक है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे करें, देखिए इसको हम जब चेक करेंगे ना, तो ये चेक करते करते जब भी चेक होगा तो ये नंबर जो है हमारा वो 17 से कट होगा, ठीक है, 17 से डिवाइड होगा। तो 17 चौके कितना होता है 68 होता है, 17 चौके कितना हो गया 68, ठीक है। बचा कितना 5, 5 से 52 बना, 5 बचा, कितना बन जाएगा, एक मिनट, 74 था ना, 17 चौके 68, 68 से हमें कितना 74 से 68 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 74 से 68 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 6, है ना, 62 हो गया। 62 होगा तो फिर हम इसे कितनी बार ले जाएं, 3 टाइम्स ले जाएं, क्योंकि 17 चौके 68 होगा, ये तो 62 ही है हमारा, ठीक है, तो 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 51 हुआ, ठीक है, 51 हुआ, 62 था 51 हो गया, तो कितना बच गया अभी ये हमारा 11 बच गया, तो कितना हो गया ये 11 बच गया, तो 190 हो गया। तो 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119, तो ये बन गया हमारा, ये कट गया पूरा, 437 मिल गया। अब 437 किससे डिवाइड होगा, तो बच्चा जब चेक करेंगे ना हम इसे, तो ये हमारा 19 से डिवाइड होगा, किससे होगा 19 से। 43 है, 19 दूना कितना होता है 38 होता है, ठीक है, 19 दूना कितना होता है 38 होता है, और जब 43 से हम 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, बस 13 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 5 मिल गया ना, तो 57 बन गया। तो 19 3 कितना होता है 57 ही तो होता है, 19 3 57 होता है। अब 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन गया ये, इसका भाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23, ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। अब चलिए हम इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, क्या है ये
निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इसके HCF और LCM के। ठीक है, तो 26 और 91 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड क्या बनेगा, 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। ठीक है, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं हम 13 × 7, 1391 होता है ना, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 13। ठीक है, तो इसका HCF क्या बन जाएगा, HCF इसका क्या होगा, जो हमारा मस होता है वो कितना बन जाएगा, देखिए मस जो दोनों में कॉमन होता है वो मस होता है हमारा, तो ये हमारा जो 13 है वो दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन है इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 13। और यहीं LCM कितना बनता है, LCM जो कॉमन है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसे भी लिखते हैं। ठीक है, जो बच गया उसे भी लिखना होता है। तो 13 × 2 कितना हो गया, 26, और 26 का जब 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 182। ठीक है, HCF 13 हो गया, LCM कितना हो गया, 182। अब कह रहा है कि हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसके, HCF × LCM के। तो देख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, ये संख्याएं हमारी दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्या यही है ना, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू किसके, HCF × LCM के। तो पहली संख्या क्या है हमारी, 26 × 91, HCF कितना आया, 13 × LCM कितना आया, 182, 182 आ गया। तो अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2366। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलने वाला है हमें। तो दोनों पक्ष इक्वल हो गए, तो दिखा दिया हमने इसे। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो 510 इसका फैक्टर करना है हमें, 510 का, तो साइड में हम कर लेते हैं फैक्टर इसका, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 5 10, 10 2 12, 3 से जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब किससे कैंसिल कर दूं, अब ये चला जाएगा 5 से, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 8 5 13 हो गया ना, 5 से करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 7 35, और 17 का नाम 17। तो 510 का गुणनखंड क्या बना, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, और 92 का क्या बनेगा, 92 का कितना बनेगा, कर लेते हैं 92 का हम 92। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 23 का नाम 23। तो 92 है ना, इसका बन गया 2 × 2 × 23। ठीक है, यही बनेगा LCM हमारा 2 × 2 × 23। ठीक है, अब HCF हम निकाल लेते हैं। HCF क्या होगा, HCF जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। तो दोनों में क्या है कॉमन, सिर्फ ये 2 है। ठीक है, सिर्फ 2 ही तो मिल रहा है दोनों में, तो HCF हो गया 2, और LCM कितना हो गया, LCM हमारा हो जाएगा जो ये मैच करता है वो भी, जो नहीं करता उनको भी हमें लिखना है। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, तो ये LCM हो जाएगा, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 3 4 6 0। ठीक है, LCM हमारा मिल गया ये, और HCF कितना हो गया, 2। अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और HCF × LCM का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है। तो ठीक है, हम दिखा देते हैं क्या है। लिखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF × LCM, यही दिखाना है। तो पहली संख्या क्या है,
510 इंटू 92 इज इक्वल टू कितना, HCF 2 इंटू 23460। ठीक है, तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 46920 और ये भी कितना मिल जाएगा 46920। ठीक है, ये हम दिखा देंगे इसको ऐसे ही। चलिए तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल भी यही है, 336 और 54। ठीक है, तो 336 का हमें गुणनखंड करना है, कर लेते हैं हम साइड में 336। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 336 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का क्या बन जाएगा, 54 का भी हम साइड में कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, 2 सत्ते नहीं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 54 का क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही बनाना। अब देखिए HCF क्या होगा इसका, HCF जो कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ये हमारा। ठीक है, और कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो HCF हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, HCF 6 हो गया। और LCM कितना आएगा, LCM जो कॉमन है उनको भी लेना है और जो छूट गए हैं उन्हें भी लेना होता है हमें। तो 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो LCM कितना बन जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3024। ठीक है, 3024 बनेगा। अभी हमें क्या दिखाना है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 336 इंटू 54, HCF क्या आया हमारा 6, LCM 3024। तो और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 18144। ठीक है, 18144, ये हो गया, दिखा दिया हमने इसको। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमें, देखिए बच्चा ये है हमारा सवाल। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। तो 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, 2 दूना 4 तियाँ 12, और 15 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 हो गया, 3 पचे 15, 21 का करेंगे तो 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो तीनों संख्याओं में मिलता है। ठीक है, तीनों में हमारा क्या कॉमन है, 3 है, तो HCF कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, LCM क्या होता है कि LCM जो कॉमन है उसे तो हम लेंगे ही, लेकिन जो हमारे छूट जाते हैं नंबर उनको भी लेना होता है। ठीक है, तो ले लिया हमने और इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया 420। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे सवाल का जो है वो दूसरा पार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चा, ये है हमारा सवाल 17, 23, 29। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो 17 का गुणनखंड क्या बनेगा, 17 का तो 1 इंटू 17 ही बनेगा, और 23 का भी क्या बनेगा 1 इंटू 23। ये 17, 23 और 29 ये तीनों नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। 29 का क्या बनेगा 1 इंटू 29। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं में क्या हमारा कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है जो तीनों संख्याओं में हो, ये हमारा कॉमन है 1। ठीक है, HCF कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और LCM कितना होगा इसका, तो 1 तो हम लेंगे ही, साथ में 17, 23 इंटू 29 इसे भी लेना है हमें। तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना बनेगा, LCM इसका आ जाएगा 1133
9, ठीक है। तो ये एलसीएम इतना हो गया और ये एचसीएफ हो गया। और तीसरा सवाल क्या है, देखिए तीसरा है 8, 9 और 25, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या है 8, ठीक है। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3, 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5, ठीक है। ये तीसरा है हमारा, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। लेकिन 1 जो है, 1 तो सबका गुणनखंड रहता है ना, तो 1 तो रहेगा ही, ठीक है। 1 इसका गुणनखंड, एक गुणनखंड तो रहता ही है। चलिए वहाँ यहीं लिख देते हैं, 1 इसका एक गुणनखंड रहता ही है, इसलिए HCF कितना बन जाएगा। इसमें भी देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा 1 होगा। और LCM कितना होगा, LCM 1 तो लिखेंगे ही, बाकी जितने भी नंबर हैं उनको भी लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना मिलेगा, 1800, ठीक है। तो LCM 1800 हो गया और HCF हमारा 1 हो गया। अब चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल देखिए, कहता है कि HCF हमारा कितना है, HCF इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये दिया है, HCF कितना दिया है, 9 दिया है। और देखिए HCF 9 है और ये जो संख्या है, संख्या कितनी है 306, 657, ठीक है। इनका HCF कितना है, 9 है। और LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। HCF दिया है, LCM दिया है, तो संख्याएं हमें दी गई हैं और हमें ज्ञात करना है LCM। तो देखिए बच्चा, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है, 657 इज इक्वल टू HCF क्या है हमारे पास, 9 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, LCM, ठीक है। LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657, और ये LCM के साथ में मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए इसको हमें कैंसिल करना है, 9 तियाँ 27, ठीक है। 3 बचा 36, 9 चौके 36। तो LCM क्या मिल गया हमें, 34 इंटू 657, 657, ठीक है, 657। तो क्या हो गया LCM, इनका गुणा करेंगे हम 34 और 657 में, तो मिलेगा 22338, ठीक है, 22,338। ये बन गया हमारा LCM। LCM भी पूछा था हमसे, ठीक है। ये इसका सल्यूशन हो गया। अब देखिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। कि 6 पावर n, और जहाँ पे n क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, क्या 0 पे समाप्त हो सकती है, देखते हैं। देखिए 0 पे समाप्त कब होती हैं संख्याएं, कब हम किन दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो हमें जो यूनिट डिजिट है उनका 0 मिलता है। कब ऐसा होता है, देखिए जैसे 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं, जब ये साथ होती हैं तो हमें क्या देती हैं, यूनिट डिजिट पे कहाँ ख़त्म होता है नंबर, 0 पे। 2 और 5 10 हो गया, तो 0 मिल गया हमें, ठीक है। 2 और 5 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अगर कोई भी बड़े से बड़ा गुणा है ना हमारे पास, जैसे 13, 23 इंटू 2 इंटू 5, तो जब भी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका इकाई प्लेस है, अंत वाला नंबर होगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 और 5 मिल गया तो, लेकिन हमसे क्या कहा है कि 6 पावर n जो है क्या 0 पे समाप्त होगी संख्या जो मिलेगी, ठीक है।
तो चेक करते हैं। 6 और n का 6 पावर n है ना, तो 6 का गुणनखंड क्या होता है? 6 के पावर n, 2 इंटू 3 के पावर में n। देखिए अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? प्राकृत संख्या है। n इक्वल टू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 6 के पावर में 1 रखते हैं तब भी 6 मिलेगा, ठीक है। 6 के पावर में आप 2 रखेंगे फिर भी कितना मिलेगा? फिर भी हमारा यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलता है, ठीक है। और 6 के पावर में 3 रखेंगे फिर भी क्या मिलेगा? फिर भी ये हमारा 6 ही मिलता है, ठीक है। 6 के पावर में आप 1 रखेंगे फिर भी 6, 2 रखेंगे फिर भी 6 और 3 रखेंगे तो फिर भी 6 ही मिलता है, ठीक है। ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए क्या 0 मिला? क्या हमें नहीं मिला। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए 6 का गुणनखंड, या फिर ऐसे लिख लें 6 का गुणनखंड, लिखिए गुणनखंड 2 इंटू 3 है, ठीक है। 2 इंटू 3 है। इसके गुणनखंड में क्या नहीं है? 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5 नहीं है, इस वजह से इसका जो अंतिम संख्या है ना 0 पे समाप्त नहीं होगी। जो संख्या मिलेगी वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। 6 का गुणनखंड 2 या फिर ऐसे लिख लीजिए और 3 है, 2 और 3 है, ना कि 2 और 5 है, ठीक है। इसलिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमें सिर्फ इतना ही समझाना था। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो अच्छा, ये प्रश्नावली हमारी 1.1 का 6 वाला सवाल है। ये क्या कहता है? कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और ये जो संख्या है हमारी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएँ हैं और क्यों? क्या है? भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? ये नंबर और ये नंबर हमारी भाज्य संख्याएँ क्यों हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम? आइए देखते हैं। क्या है संख्या हमारी? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1। ये मिल गया हमें 13 इंटू, ठीक है, यहाँ इंटू है ना, 11 से कितना हो गया? 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 एक 78, तो 13 इंटू 78 बन गया इसका गुणनखंड, ठीक है। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य ही पूछा है हमसे। भाज्य संख्याएं हैं क्यों? ये बच्चा, ये भाज्य संख्या हमारी इसलिए हैं क्योंकि देखिए भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना, देखिए एक तो सबका गुणनखंड होता है, ठीक है, और 13 भी एक गुणनखंड हो गया, एक 78 गुणनखंड हो गया, और ये एक पूरी संख्या जो होगी वो भी इसका गुणनखंड होगी। इसका मतलब इसके तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, इस वजह से ये हमारी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह से हम इसे भी चेक कर लेते हैं। क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें हमारा 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है ना इसमें। देखिए अगर हम 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा इसमें 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1008, ठीक है, और प्लस 1, 5 इंटू कितना हो गया? 1009।
देखिए इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। क्यों? क्योंकि 1 तो इसका गुणनखंड होगा ही, 1 सबका गुणनखंड होता है। और एक 5 गुणनखंड हो गया, एक 1000 9 गुणनखंड हो गया, और ये एक संख्या जो होगी वो भी गुणनखंड होगी इसका। तो इसलिए ये संख्या हमारी क्या है? ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। चूँकि देखिए इन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं, ठीक है, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं? भाज्य हैं। ये संख्याएं हमारी भाज्य हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा 6 वाला सवाल। अब 7th वाला सवाल देखते हैं क्या है। 7th वाला सवाल कहता है, देखिए आपकी किताब का ये 7th सवाल। ठीक है, 7th सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए है क्या, इसमें एक पार्क है। ठीक है, पार्क है, एक वृत्ताकार मैदान है उसमें। देखिए इसी तरह से अब एक है हमारी सोनिया और एक है रवि। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया, सोनिया ने भी और रवि ने भी। तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 18 मिनट। और रवि वही चक्कर कितने मिनट में पूरा कर लेता है? तो रवि 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, अब देखिए सोनिया और रवि यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ से सोनिया ने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है ना। सोनिया 18 मिनट में, रवि 12 मिनट में। तो सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 36 मिनट में 2 चक्कर। ठीक है, ऐसे ही तो लगाएगी वो। ऐसे रवि प्रारंभ करता है चलना। तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 24 मिनट में एक चक्कर, और फिर 36 मिनट में 3 चक्कर। कहने का मतलब ये है कि सानिया जो है वो 2 चक्कर जो है, जितने समय में वो 2 चक्कर लगाएगी, रवि उतने ही समय में कितने चक्कर लगा लेगा? 3 चक्कर। ठीक है, तो इसको निकालने का क्या नियम होता है? इसको हम कैसे निकालते हैं? जब भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो हम क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम। ठीक है, तो सानिया को कितना समय लगता है? सानिया को लगा समय, ठीक है, कितना है? 18 मिनट। और रवि को कितना लगा? रवि को लगा समय 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। तो इनका एलसीएम हम कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 6, 12 का करेंगे तो 2 दूना 4 3 12। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इनका? ये देखिए 2 कॉमन है, जो कॉमन है उनको तो लेना ही लेना है हमें, जो बच गए हैं उन्हें भी लेना है। तो 2 × 3 तो कॉमन है, फिर 2 × 3 हमारा बच गया। तो 2 3 6, 6 दूना 12, और 12 3 कितना? 36। तो कितना समय लगता है इनको एक जगह पहुंचने में? यहाँ पहुंचने में दोनों को कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट में दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सवाल समझ में भी आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।